गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग एग्जाम की जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे होंगे। उसके अंदर विनायक परिवार भी कहीं ना कहीं आपका सपोर्टिव बनेगा। और अपन लोग, आपको पता है कि पीडियाट्रिक के 5 क्वेश्चन सेशन जो हैं वो हो चुके हैं। फंडामेंटल का अपना एक क्वेश्चन सेशन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन सेशन आज है बच्चों। और आपके एग्जाम से पहले पहले कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन सेशन आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यस या नो? चलिएगा, आज का जो अपना क्वेश्चन सेशन है वो आपका फंडामेंटल का है। किसका है प्यारे बच्चों? फंडामेंटल का है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये कह रहा है कि व्हेन परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट डू द 4 बेसिक स्टेप इन विच ऑर्डर। कह रहा है कि जब एब्डोमेन का असेसमेंट करेंगे, जब आपको पता है कि क्या कह रहा है कि 4 बेसिक स्टेप्स काम में लेंगे, उनका ऑर्डर क्या होगा, उनका सीक्वेंस क्या होगा। अब आपको इस क्वेश्चन से ये तो पता चल गया होगा कि ये किसकी बात कर रहा है। ये बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात कर रहा है आपका असेसमेंट और फिजिकल एग्जामिनेशन। ये से नो, ये बात किसकी कर रहा है? मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। किसकी बात कर रहा है? मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, जिसके अंदर आपको पता है कि 4 टाइप से किया जाता है। पहला होता है आपका इंस्पेक्शन। पहला क्या होता है? इंस्पेक्शन का मतलब होता है बच्चों देखना। इंस्पेक्शन सबसे पहला क्या होता है? इंस्पेक्शन, जिसका मतलब होता है देखना। देन होता है पाल्पेशन, देन होता है परकशन, एंड देन होता है ऑस्कल्टेशन। इसको पालपेट करना, छूना, ये से नो, पालपेट करके देखना। परकशन का मतलब होता है बाई टेपिंग। क्या होता है? बाई टेपिंग। एंड ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है बाई स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनना। एक और होता है बच्चों, उसका नाम है मैनुपुलेशन। मैनुपुलेशन। ये शेनो कहीं ये नहीं हो जाए कि सर ने इसका नाम तो हमें कभी बताया ही नहीं। तो आपको उस क्वेश्चन में ये पता से देखिए, बेसिकली सीक्वेंस ये रहता है। सबसे पहले अपन उसका इंस्पेक्शन करते हैं, उसको देखते हैं, देन उसको पालपेट करते हैं, देन अपन उसका परकशन करते हैं, और देन क्या करते हैं? ऑस्कल्टेशन करते हैं। बेसिकली तो ये इसका क्या रहता है? ऑर्डर रहता है, ये इसका सीक्वेंस रहता है। लेकिन ओनली याद रखने का क्वेश्चन है, केवल और केवल जहां पे अगर एब्डोमेन की बात आ जाती है, जहां पे केवल और केवल एब्डोमेन कैविटी की बात आ जाती है, वहां पे जो ऑर्डर होता है, जो सीक्वेंस होता है बच्चों, वो चेंज हो जाता है। बाकी किसी भी सिस्टम में ये सीक्वेंस चेंज नहीं होता है। केवल एब्डोमिनल कैविटी की जहां पे बात आ जाती है, वहां पे ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और उस चेंज में क्या होता है, उसको याद रखने का तरीका जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आई एम पर्पल। आई एम कैसा हूं मैं? पर्पल। आई एम पर्पल। समझ में आ गई बात? अब ढूंढ लो जी, आई एम पर्पल कहां है। आई का मतलब इंस्पेक्शन से है, पी और एम, ए आ गए सबसे पहले। ए का मतलब बच्चों ऑस्कल्टेशन से है, पी का मतलब परकशन से है, और पी ए एल यानी पाल्पेशन से है। आई एम पर्पल। तो आपको पता चला कि जो बी है वो क्या रहेगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ये पता चल गया आपको। जो एब्डोमेन में जो सीक्वेंस रहेगा, उसमें सबसे पहले अपन इंस्पेक्शन करेंगे, देन अपन ऑस्कल्टेशन करेंगे, देन अपन परकशन करेंगे, और सबसे लास्ट में अपन क्या करेंगे? पाल्पेशन करेंगे। तो उसको याद रखने का जो तरीका है वो है आपके सामने, आई एम पर्पल। यस या नो? समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। जहां फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड की बात आए, जहां उसके सीक्वेंस की बात आए, याद कर लेना कि आपकी गर्लफ्रेंड ने कैसे कलर का दुपट्टा ओढ़ रखा था जब आपको फर्स्ट टाइम प्यार हुआ था, पर्पल कलर का। ये से नो? तो उसका सीक्वेंस क्या है बच्चों? आई एम पर्पल। अरे कि आपको देखे हम भी आपके जैसे ही हो गए। तो कैसे? आई एम पर्पल।
बहुत प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एब्डोमिनल असेसमेंट के अंदर इसका सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो जाता है, वो सीक्वेंस इस प्रकार से रहेगा। यस या नो? चलिए, ये इसका आगे आपके सामने स्क्रीन पे क्या करेक्ट आंसर समझ के बाद। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो स्क्रीन पे है बच्चों। विनायक अपने सिस्टम को कभी भी नहीं छोड़ता है। विनायक नर्सिंग एकेडमी कभी भी, ये जो परिवार है वो आपको कभी भी पीछे नहीं छोड़ेगा। आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी जिसमें हमारा भी कुछ योगदान रहेगा, वो हम कोशिश कर रहे हैं आपके साथ में, ये आपको पता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, विनायक की खास बात क्या है, एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन करवाना। अगर यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन सोल्व नहीं हो जाए बच्चों इसी दूसरे नंबर के क्वेश्चन, तब आप मुझे बताना कि भाई नहीं ऐसे ही बोल रहे हो आप लोग, अभी आपको पता चल जाएगा। कह रहा है एक जर्की पल्स है, साथ में फुल एक्सपेंशन है उस पल्स का, और वो पल्स सडनली कोलैप्स होती जा रही है, तो ऑल्सो नोन एज, उस पल्स का क्या नाम है प्यारे बच्चों, उस पल्स का क्या नाम है? तो उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपकी स्क्रीन पे वो तो रहेगा बच्चों कोरिगन पल्स। उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कोरिगन पल्स। अब कैसे है क्या है अभी अपन देखते हैं। कोरिगन पल्स ऑल्सो नोन एज, कोरिगन पल्स ऑल्सो नोन एज कोलैप्सिंग पल्स, कोलैप्सिंग पल्स या फिर वाटर हैमर पल्स, वाटर हैमर पल्स। यहां तक आपको समझना चाहिए। इसका नाम देखिए, अगर सडन कोलैप्स हो जाती है तो नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि कोरिगन पल्स को और किस नाम से जानते हैं। इसका अनदर नेम होता है कोलैप्सिंग पल्स, और देन इसका एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं वाटर हैमर पल्स। जैसे पानी का पाइप जा रहा है, उसके ऊपर आपने हथौड़ा मारा, आपने हथौड़ा मारा तो एकदम से एक बार तो प्रेशर तेज जाएगा और देन एक बार के लिए पानी रुक जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार तो फुल एक्सपेंशन हुआ, फुली एक्सपेंशन बोले तो बाउंडिंग जैसी पल्स, फुली एक्सपेंशन दिखा, देन सडन वो क्या होगी, कोलैप्स हो गई। इस प्रकार की जो पल्स है उसको क्या बोला बच्चों आपने? उसका राइट आंसर आपका कोरिगन पल्स गया, या फिर राइट आंसर आपका कोलैप्सिंग पल्स है, जिसी का अनदर नेम है वो वाटर हैमर पल्स के नाम से जाना जाता है। ये ऐसी कंडीशन किसमें होता है? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, ये होता है आयोटिक रिगर्जिटेशन। किसमें? आयोटिक रिगर्जिटेशन, आयोटिक रिगर्जिटेशन के अंदर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। या आपको कोई पूछे कि आयोटिक रिगर्जिटेशन के अंदर कैसी पल्स देखने को मिलेगी, तो आपका राइट आंसर जाएगा कोरिजन पल्स देखने को मिलेगी, वाटर हैमर पल्स देखने को मिलेगी, या फिर कौन सी देखने को मिलेगी? कोलैप्सिंग पल्स देखने को मिलेगी। ये शनो, अगर अपन इसके ग्रेडिंग की बात करें, अगर अपन इसके ग्रेडिंग की बात करें बच्चों, तो उसको कौन सी ग्रेडिंग देंगे अपन? ये शनो, तो अगर पल्स की ग्रेडिंग की बात कर लेते हैं, चलो अपन पल्स की ग्रेडिंग की बात कर ले। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है कोरिगन पल्स। अभी तो इसमें बहुत कुछ रखना है। अब अपन अगर पल्स की ग्रेडिंग की बात कर लेते हैं, ग्रेडिंग, अगर पल्स एब्सेंट होती है, अगर आपकी पल्स एब्सेंट होती है तो उसकी ग्रेडिंग क्या होती है प्यारे बच्चों? 0 होती है। ये शेनो, अगर आपकी पल्स, अगर आपकी पल्स है वो वहां पे अगर एब्सेंट होती है तो उसके अंदर क्या होता है? 0। अगर आपकी पल्स थ्रेडी हुई, वायरी हुई, या फिर जिसको आपने बोला वीक हुई, अगर आपकी वीक थ्रेडी वायरी हुई तो पल्स 1। ये क्या है इसकी ग्रेडिंग सिस्टम। ये शेनो, अगर आपकी पल्स है वो नॉर्मल पल्स है बच्चों, अगर आपकी पल्स कौन सी है? नॉर्मल पल्स है, तो उसकी ग्रेडिंग +2 होती है। उसकी ग्रेडिंग कैसी होती है? +2 होती है। समझ में आ गई? और अगर आपकी फुल पल्स है, कैसी? फुल पल्स है, फुल पल्स है आपकी, उसकी ग्रेडिंग +3 होगी। और अगर आपकी बाउंडिंग पल्स है, कैसी पल्स है? अगर आपकी बाउंडिंग पल्स है बच्चों, तो उसका ग्रेडिंग +4 होता है,
उसका ग्रेडिंग कैसा होता है, +4 होता है। वीक थ्रेडी एंड वायरी पल्स जो होती है वो किस कंडीशन में देखने को मिलती है, ये डिहाइड्रेशन की कंडीशन में देखने को मिलती है। ये से नो, डिहाइड्रेशन की जो कंडीशन है, वो कैसे उपलब्ध होती है, कैसे आपको डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है, आपको पता है कि मैसिव ब्लड लॉस, ये से नो मैसिव ब्लड लॉस यानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में मैसिव ब्लड लॉस हो, वोमिटिंग हो, डायरिया हो। वोमिटिंग और डायरिया सिर्फ सिंगल वोमिटिंग है, एक डायरिया, एक बार वोमिटिंग होने से ऐसा नहीं होता है, मैसिव बार बार हो। तो इस कंडीशन से क्या क्रिएट हो जाता है, डिहाइड्रेशन क्रिएट हो जाता है। और डिहाइड्रेशन के अंदर कैसी पल्स देखने को मिलेगी, थ्रेडी, वीक एंड वायरी पल्स देखने को मिलेगी, जिसका जो ग्रेडिंग होगा वो आपका कैसा होगा बच्चों, +1 है, वो उसका क्या होगा, ग्रेडिंग होगा। यहां तक आपको कोई डाउट, यस या नो? अब अपन वीक पल्स की बात कर ली थी, अब अपन कर लेते हैं बाउंडिंग पल्स की बात। कौन सी पल्स की, बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग में आपको सभी को पता है ग्रेडिंग है, वो आपको पता है कि +4 है, ये से नो। फ्लूइड ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड में ऐसा देखने को मिलता है, फ्लूइड ओवरलोड एंड सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है, कौन सी, बाउंडिंग पल्स वाली, ये से नो, बाउंडिंग पल्स वाली। समझ में आ गई बात? अगर ये कंडीशन है फ्लूइड ओवरलोड या सर्कुलेटरी ओवरलोड वाली कंडीशन है, तो वो क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं? तो इसके अंदर सबसे पहला साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलता है, वो होता है नेक वेन डिस्टेंशन। नेक वेन डिस्टेंशन, नेक वेन डिस्टेंशन, यस या नो? नेक वेन डिस्टेंशन आपको देखने को मिलती है, और आपको क्रैकल साउंड भी सुनाई देगी, क्रैकल साउंड भी आपको वहां पे सुनाई देगी, ये से नो? तो ये होता है कौन से वाला बच्चों, बाउंडिंग पल्स। यहां तक आपको कोई समस्या चलिएगा, बाउंडिंग पल्स का होगा। अब एक पल्स और बच गई होगी, ये से नो, कौन सी बच गई बच्चों, डाइक्रोटिक। कौन सी होगी, डाइक्रोटिक। देखिए ये हो गई आपकी बाउंडिंग, हो गई कोरिजन, हो गई, देन बच गई आपकी कौन सी, डाइक्रोटिक पल्स। कौन सी बच गई, डाइक्रोटिक पल्स। कौन सी प्यारे बच्चों, डाइक्रोटिक पल्स। सबसे पहली बात, नाम में बहुत कुछ रखा है, डाई का मतलब होता है 2, यानी कि इसके अंदर एक चीज देखी जाए, आपको 2 पल्स सुनाई देंगी, 2 बार। एक पल्स है वो आपको 2 बार सुनाई देगी बच्चों, इसको डाइक्रोटिक के नाम से जाना जाता है। समझ में? इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है बच्चों, जो फेस्ट है, इसके अंदर आपको पता है डाई का मतलब 2 पल्स दिखेंगे आपको, जो फेस्ट की जो स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। कौन सी होगी, स्ट्रॉन्ग। और जो सेकंड पल्स है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, वो कैसी होगी, वीक स्ट्रेंथ होगी। वो कैसी स्ट्रेंथ होगी, वीक स्ट्रेंथ। लेकिन इनकी एक खास बात है, ये जो पल्स है ये कंटिन्यूअस रहेंगी। कैसी रहेंगी, कंटिन्यू। इसकी खास बात क्या है कि ये जो डाइक्रोटिक पल्स है ये कंटिन्यूस रहेगा, एक बार स्ट्रॉन्ग आएगा, एक बार वीक, एक बार स्ट्रॉन्ग, एक बार वीक, ये कंटिन्यूस पल्स रहेगी, ये से नो। और ऐसा जो है वो हार्ट फेल्योर में देखा जाता है, ऐसा हार्ट फेल्योर में देखा जाता है। ऐसा किसमें देखा जाता है, हार्ट फेल्योर में देखा जाता है, या फिर कार्डियक टेम्पोनेट, या फिर कार्डियक टेम्पोनेट में ये जैसा देखा जाता है, ये से नो। यहां तक आपको कोई समस्या? तो ये हो गया था आपकी पल्स के बारे में। तो पल्स का क्वेश्चन था बच्चों, वो यही था कि ऐसी पल्स जिसमें फुल्ली एक्सपेंशन होता है लेकिन सडनली कोलैप्स हो जाता है, मैंने बताया कोरिगन पल्स को बोलते हैं, और इसी का अनदर नेम होता है कोलैप्सिंग पल्स, वाटर हैमर पल्स, जो आयोटिक रिगर्जिटेशन के अंदर देखने को मिलता है। देन अगर अपन पल्स की ग्रेडिंग की बात कर लेते हैं, एब्सेंट में 0 ग्रेडिंग मिलता है,
वीक, 3D, वायरी, ऐसी पल्स में +1 मिलता है, नॉर्मल पल्स +2 होता है। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मल में कितना, तो नॉर्मल में +2 आपको ग्रेडिंग देखने को मिलेगी, फुल पल्स है तो +3 मिलेगा, बाउंडिंग है +4 मिलेगा। ये से नो वीक वायरी पल्स डिहाइड्रेशन के केस में होता है। डिहाइड्रेशन क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया। बाउंडिंग पल्स है वो उसके अंदर फ्लूइड ओवरलोड या सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है, जिसके साइन एंड सिम्टम वेग नेक डिस्टेंशन होता है, नेक वेन डिस्टेंशन होता है, और आपको क्रैकल साउंड भी वहां पे सुनाई देती है। डाइक्रोटिक का वर्ड से मतलब होता है दो पल्स सुनाई देती है। पहले की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, दूसरे की जो स्ट्रेंथ है वो वीक स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन ये कंटिन्यूस में रहेगी। हार्ट फेलियर एंड कार्डियक टेम्पोनेट में ऐसा देखने को मिलता है। थर्ड आपके स्क्रीन पे ये इमेज किसकी है? सबसे पहले तो आपको ये तो लग रहा होगा कि ये क्या है, कैथेटर है। क्या है? कैथेटर। कौन सा कैथेटर है? अगर अपन बात करते हैं पहले दो स्क्रीन पे जो नाम है K90 और K91, K90 और K91। सबसे पहले अगर मैं K90 और K91 की बात करूं प्यारे बच्चों, K90 और K91 की बात, सबसे पहली बात तो जो K90 और जो K91 है ये दोनों यूरिथ्रल हैं। कौन से? यूरिथ्रल कैथेटर है, जो डायरेक्टली कहां लगते हैं? यूरिथ्रा में। ये कैसे हैं? यूरिथ्रल है। अब आपको पता होना चाहिए इसके अंदर बैलून एब्सेंट होता है। इसके अंदर जो बैलून है वो एब्सेंट होता है। पहली चीज, जो बैलून है वो एब्सेंट होता है। क्या? बैलून। दोनों के अंदर ही बैलून एब्सेंट होता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि इसके अंदर बैलून तो प्रेजेंट है। इसका मतलब ना तो ये K90 है या फिर K91 है, ये तो आपको पता चल गया। ये शेनो। अगर अपन इसके फ्रेंच की बात करें, तो इसका फ्रेंच होता है 14 फ्रेंच, और अगर अपन इसके फ्रेंच की बात करें तो इसका होता है 10 फ्रेंच। इसका होता है 10 फ्रेंच। ये चैनल समझ में आ गई। ये आपको पता है एडल्ट में काम में लिया जाता है क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है, और ये जो आपका है वो चाइल्ड के अंदर काम में लिया जाता है। ये एडल्ट में, ये चाइल्ड में। ये चैनो इसका होता है वो होता है ग्रीन कलर होता है बच्चों, और इसका जो होता है वो होता है ब्लैक कलर होता है। ये चैनो इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, और इसका कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है। अब आपको पता है ये मैंने बता दिया बैलून नहीं होता है। बैलून नहीं होता है तो इससे आपको ये पता चल गया अगर बैलून नहीं होता है तो इसका मतलब वो बॉडी में रुकेगा नहीं। बॉडी में रुकेगा नहीं तो इसके लिए एक खास बात होती है, वो ये होती है कि ये सिंगल टाइम यूज होता है। खास बात क्या होती है? सिंगल टाइम यूज। सिंगल टाइम यूज, या फिर आप बोल सकते हो टेम्परेरी रिलीफ। अगर किसी को एब्डोमेन डिस्टेंशन वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आपको यूरिनरी ब्लडर खाली करने के लिए बोला है तो उसमें K90 या K91 आप काम में ले सकते हैं। ये नो K90 या K91 आप वहां पे काम में ले सकते हैं। अगर किसी की किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई है और अगर उसका यूरिनरी ब्लडर खाली करना है, उस कंडीशन में वैसा होता है। आपको पता है नॉर्मल डिलीवरी से पहले भी आपको क्या बोला जाता है कि भाई यूरिनरी ब्लडर है वो खाली करके आ जाओ। ये शानो तो ऐसी कंडीशन के अंदर K90 और K91 काम में लिया जाता है। इस इमेज से साफ साफ आपको पता चलता है कि मैंने क्या बताया कि भाई टेम्परेरी यूज है, बैलून नहीं होता है, तो इससे ये तो पता चल गया इसमें बैलून होता है तो ना तो K90 है K91 है। अब आती है कोड़े कैथेटर, या उसको बोलते हैं काउड कैथेटर, कॉर्ड या कोड़े कैथेटर। ये आपका जो स्क्रीन पे है वो है कोड़े कैथेटर। आपको देखने से तो इंडवेलिंग जो कैथेटर, इंडवेलिंग ऑल्सो नोन एज, इंडवेलिंग कैथेटर ऑल्सो नोन एज होलिस कैथेटर, इंडवेलिंग कैथेटर ऑल्सो नोन एज होलिस कैथेटर। बच्चे सोचेंगे हाँ अब कुछ नाम सुना सुना हमारे को समझ में आ रहा है। अब जो नाम है वो हमारे समझ में आ रहा है, इसमें आंसर है वो सही नहीं है, इसलिए जो इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों वो है सी, जिसको बोलेंगे कोड़े कैथेटर। और इंडवेलिंग को आल्सो नोन एज होलिस कैथेटर। इंडवेलिंग का मतलब होता है इंडवेलिंग, जो इनसाइड द बॉडी। इंडवेलिंग वर्ड का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। ऐसे कैथेटर जो बॉडी के अंदर रुकेंगे, जो बॉडी के अंदर अपन रोकेंगे उसको, इसलिए वो वर्ड है वो इंडवेलिंग का वहां से लिया गया। तो ये जो कैथेटर है उसका नाम है कोड़े कैथेटर। ये से नो कोड़े कैथेटर। इसकी जो टिप होती है ना वो अपलिफ्टेड होती है। इसकी जो टिप देखिए आप, ये देखिए टिप देखिएगा आप, इसकी जो टिप होती है ना बच्चों, इसकी जो टिप होती है ना वो अपलिफ्टेड होती है।
इसकी जो टिप देखिएगा, वो जो टिप है वो अपलिफ्टेड होती है, ऊपर की तरफ उठी हुई होती है। समझ में आ गई बात? और टिप है वो अपलिफ्टेड होती है, लेकिन ऐसा फोलिज भी ऐसा ही दिखता है, लेकिन फोलिज की जो टिप है वो सीधी होती है, वो अपलिफ्टेड नहीं होती है। अगर इसकी ये अपलिफ्टेड होती है तो इसका जो यूज आता है वो यूज किस में करते हैं? बीपीएच में, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में करते हैं, और आपकी प्रोस्टेट में भी करते हैं। किस में करते हैं? प्रोस्टेट में भी करते हैं, और किस में करते हैं? बीपीएच के अंदर भी ऐसा होता है। ये सेनो समझ में आ गई बात? तो ये कौन सा है? कोर्डेक कैथेटर बच्चों। देखने से फोली जैसा लग रहा है, लेकिन इसकी जो आगे की जो टिप है वो ऊपर की तरफ उठी हुई है, अपलिफ्टेड है। इसकी जो टिप है वो ऊपर की तरफ उठी हुई है, अपलिफ्टेड है, इसलिए कम से कम आप इसको ध्यान रखें। हर कोई बच्चे के माइंड में क्या था कि दिस इज द फोलिस कैथेटर। क्या था? फोलिस कैथेटर। समझ में आ गई बात? यहां तो कोई डाउट आपको? चलिएगा नेक्स्ट वन चलते हैं अपन। अभी इस क्वेश्चन में कुछ और याद कर लेते हैं, कुछ और भी देख लेते हैं। जब K90 K91 इतना देखा तो कैथेटर का कलर देख लेते हैं। कैथेटर का क्या देख लेते हैं? कलर और साइज की बात कर लेते हैं। यस या नो? साइज की बात कर लेते हैं। ब्लू, पहला क्या है? ब्लू। नेक्स्ट वन ब्लैक, नेक्स्ट वन व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो। येलो, यस या नो? 8 फ्रेंच, 10 फ्रेंच, 12 फ्रेंच, 14 फ्रेंच, 16 फ्रेंच, 18 फ्रेंच, 20 फ्रेंच। यस या नो? इसको भी याद कर लेना अच्छे से। ब्लू 8 फ्रेंच, ब्लैक 10 फ्रेंच, व्हाइट 12 फ्रेंच, ग्रीन 40 फ्रेंच, ऑरेंज 16, रेड 18 फ्रेंच एंड येलो इज 20 फ्रेंच। यस या नो? समझ में आ गई बात? चलिएगा बहुत एक एक क्वेश्चन में अपन बहुत कुछ देख लेते हैं, पूरी थ्योरी का इस्तेमाल कर लिया बच्चों। अब अपन फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने। ये कह रहा है व्हेन असेसिंग ब्लड प्रेशर, वो कह रहा है कि ब्लड प्रेशर असेस कर रहे हो, जो साउंड है, जो साउंड है आपकी, क्या कह रहा है? द साउंड दैट हेड थ्रू द, आपको जो स्टेथोस्कोप से जो साउंड सुन रही है आर्टरी के ऊपर, प्लेस ओवर द आर्टरी, इसको क्या बोलते हैं? किसके टर्मिनोलॉजी में इसको क्या बोलेंगे? यस या नो? तो आपको पता होना चाहिए। जब कोई किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नहीं आता है, कुछ नहीं पता होता है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको यह पता होना चाहिए कि जो आता है उसको हटा दीजिएगा। जो आता, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मरमर साउंड है, फॉर एग्जाम्पल जो मरमर साउंड है वो एक तरीके किसकी है? कार्डियक साउंड है। क्या है बच्चों? कार्डियक साउंड है। ये हर कोई जानता है। जैसे आपका नाम सुना हुआ था कि मरमर साउंड है वो हार्ट में आती है, फिर कार्डियक साउंड जो वर्मर साउंड, तो आपको ये पता चल गया कि ये तो बीपी की बात कर रहा है। जब ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, जब आर्टरी के ऊपर जो साउंड सुनाई दे रही उसकी बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये आर्टरी की साउंड है, क्योंकि अपन ने सुन रखा है, अपन ने सुन रखा है ये किसकी साउंड है? हार्ट की साउंड है, मरमर। तो अपन को ये पता चल जाएगा कि ये तो इसका आंसर नहीं होगा। तो अब अपने पास में पूछे 3 आंसर, तो इस तरीके से हटाते जाओ, जो जो आपको आते हैं उनको उस तरीके से हटाते जाओ बच्चों। तो पहला तो था, वो था बच्चों मरमर साउंड। दूसरा है ये लंग्स के बेस पे आती है, लंग्स के बेस पे आती है वेसिकल साउंड। वेस्कुलर जो साउंड होती है वो लंग्स के बेस पे आती है। ये से नो समझ में आ गई? और ये जो ब्रोंक्योल है ये आपकी ब्रोंकस पे आती है। किस पे आती है?
ब्रोंकस पे आती है। तो तीनों आपको समझ में आ गई। वस्कुलर है वो लंग्स के बेस पे सुनाई देती है, ब्रोंकियल है वो आपकी ब्रोंकस पे सुनाई देती है, मरमर है वो आपकी कार्डियक में सुनाई देती है। तो इसका मतलब ये तीनों चीजें आपको आ रही थी, लेकिन ये तो कुछ और ही पूछ रहा है कि ये आर्टरी की साउंड है क्या कि नहीं है। तो आपको पता चल गया ये तीनों चीजें आंसर नहीं है। जो चौथा मिल गया, चौथा जो मिल गया आपको कोर्डस्कोप जो साउंड है, कोर्डस्कोप जो साउंड है वो इसका राइट आंसर होगा। कोर्डस्कोप जो साउंड है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ये आपका स्क्रीन पे करेक्ट आंसर इज डी। ये से नो कि आप अगर बीपी नाप रहे हैं उस समय अगर आर्टरी के ऊपर अगर आपको कोई साउंड स्टेथोस्कोप से सुनाई दे रही है, उसको कोर्डस्कोप के नाम से जानते हैं। ये से नो किसके नाम से जानते हैं, कोर्डस्कोप के नाम से जानते हैं। इस साउंड को किसके नाम से जानते हैं, कोर्डस्कोप साउंड के नाम से जानते हैं। ये से नो अगर अपन while taking BP from arm, मैक्सिमम आपको पता है कि जब अपन बीपी जो है वो अगर आर्म से नाप रहे हैं, अगर अपन आर्म जो है अपनी यहां से अगर अपन बीपी नाप रहे हैं, आपको पता है जब अपन बीपी है वो अपने आर्म से नापते हैं, तो आपको पता है कि आपको ब्रेकियल आर्टरी फील होती है। कौन सी, ब्रेकियल आर्टरी। ये आप सभी लोग जानते हैं कौन सी आर्टरी प्यारे बच्चों, ब्रेकियल आर्टरी है वो आपको वहां पे फील होती है। ये से इसकी जो लोकेशन होती है, इसकी जो लोकेशन होती है ब्रेकियल आर्टरी की, जो आपके सामने जो लोकेशन है वो होगी मीडियल टू एंटीक्यूबाइडल फोसा, मीडियल टू एंटीक्यूबाइडल फोसा, मीडियल टू एंटीक्यूबोइडल फोसा। यानी कि अगर अपन आर्म से बीपी ले रहे हैं और वहां पे जो अपन कौन सी आर्टरी को फील करेंगे उसका नाम है आपका ब्रेकियल आर्टरी। क्या है, ब्रेकियल आर्टरी आपका वहां पे नाम है। और जो ब्रेकियल आर्टरी आपको कहां मिलेगी, वो आपकी मीडियल टू एंटीक्यूबोइडल फोसा, मीडियल टू एंटीक्यूबोइडल फोसा। समझ में आ गई बात। अब अपन बात करते हैं, जब अपन बात करते हैं जब अपन बीपी नाप रहे होते हैं तो दो साउंड हैं आपको पता है। एक तो होता है सिस्टोलिक बीपी, आपने नाम सुना है, एक तो होता है सिस्टोलिक बीपी, दूसरा होता है बच्चों डायस्टोलिक बीपी। ये आप सभी लोग जानते हैं, सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। समझ में आ गई बात। सिस्टोलिक जो बीपी आता है वो आपका कौन सा आता है बच्चों, फेस्ट साउंड आता है। कौन सा आता है, फेस्ट साउंड। तो आप उसको क्या बोलेंगे, फेस्ट कोर्डस्कोप साउंड। क्या बोलेंगे, फेस्ट कोर्डस्कोप साउंड बोलेंगे, फेस्ट कोर्डस्कोप साउंड। ये साउंड जब आप बीपी ले रहे हैं, जब आप बीपी ले रहे हैं तो सबसे पहली जो साउंड आपको, जो जिसको आप सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं, जो पहली जो साउंड सुनाई दे रही है उसको फेस्ट कोर्डस्कोप साउंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, फेस्ट कोर्डस्कोप साउंड के नाम से जाना जाता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत ये से नो समझ में आ गई। अब आपको पता है कोर्डस्कोप क्या है, ये कुछ भी नहीं है, किसी साइंटिस्ट का नाम है। क्या है बच्चों, वैज्ञानिक का नाम है। क्या है, किसी वैज्ञानिक का नाम है कोर्डस्कोप। तो ये जो सिस्टोलिक बीपी के अंदर जो होती है वो कोर्डस्कोप साउंड कौन सी होती है, नंबर 1 होती है। अरे ये ऐसे नहीं बता रहा हूँ, 1 नंबर ही होती है, ध्यान में रखना। इसमें 5 नंबर भी कुछ होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। इसलिए कह रहा हूँ कि कोर्डस्कोप साउंड जो होती है वो नंबर 1 जो फेस्ट होती है वो किसके लिए जिम्मेदार है, वो सिस्टोलिक बीपी के लिए जिम्मेदार है। वो किसके लिए, सिस्टोलिक बीपी के लिए जिम्मेदार है। समझ गए। और आपको पता है कि डायस्टोलिक बीपी है। डायस्टोलिक बीपी अपन वहां पे मानते हैं जहां पे लास्ट में आपको सुनते सुनते सुनना खत्म हो जाता है, वहां पे उसको अपन क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक बीपी मानते हैं। उसको अपन फिफ्थ कोर्डस्कोप साउंड बोलते हैं। इसको कौन से बोलते हैं, फिफ्थ, 5वीं। ये से अनु कौन सी, फिफ्थ कोर्डस्कोप साउंड बोलते हैं, फिफ्थ कोर्डस्कोप साउंड। आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि जो आपको डायस्टोलिक बीपी का पता चलता है वो कौन सी साउंड है, डायस्टोलिक बीपी में कौन सी साउंड है, फिफ्थ कोर्डस्कोप साउंड आपको सुनाई देती है। डायस्टोलिक के अंदर फिफ्थ कोर्डस्कोप साउंड आपको सुनाई देती है, और सिस्टोलिक वाली को फेस्ट साउंड या फिर फेस्ट कोर्डस्कोप साउंड के नाम से जानते हैं। ये शनो, यहां तक आपको कोई डाउट, चलिएगा। ये क्वेश्चन हो गया था आपका, ये क्वेश्चन हो गया था बच्चों। इसका करेक्ट आंसर आपने देख लिया था, डी इज द करेक्ट आंसर, कोर्डस्कोप साउंड। मरमर साउंड कार्डियक में सुनने को मिलती है, वेस्कुलर साउंड लंग्स के बेस पे मिलते हैं, ब्रोंकियल साउंड ब्रोंकस पे देखने को मिलती है। ये से नो, चलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि कंटिन्यू एयर बबलिंग हो रही है बच्चों इनटू बोतल ड्यूरिंग चेस्ट ड्रेनेज के अंदर आपको क्या हो रहा है, कंटिन्यू एयर बबल है वो वहां पे शो हो रहे हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, हाँ ये अबनॉर्मल कंडीशन है। कौन सी वाली अबनॉर्मल कंडीशन, वहां पे एयर लीकेज हो रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, जो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, वो सी रहेगा। आपको पता है कि एक दो बार अगर कहीं कोई बबल दिख रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि चेस्ट ड्रेनेज के दौरान जो कंटिन्यूअस एयर बबलिंग है, इस वर्ड से आपको पता चल रहा है क्या बोल रहा है, ये कंटिन्यूस वर्ड वहां पे आ गया। तो ये अबनॉर्मल कंडीशन है, और अबनॉर्मल में क्या है, एयर लीकेज वहां पे देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा आपको, एयर लीकेज वहां पे देखने को मिलेगा चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के अंदर। अगर वहां पे आपको बोतल में बबलिंग दिखाई दे रही है तो एयर लीकेज को क्या करता है, इंडिकेट करता है। चलिएगा नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर असेसिंग पेन इन चिल्ड्रेन। ये जो नीचे जो स्केल दी हुई है प्यारे बच्चों, नीचे जो ये स्केल दी हुई, इतनी प्यारे प्यारे नामों की जो स्केल दी हुई है, कह रहा है कि चाइल्ड के पेन को असेस करने के लिए, चाइल्ड के पेन को असेस करने के लिए क्या काम में लेते हैं आपको, पेन असेसमेंट बाय थर्मोमीटर। अरे भाई थर्मोमीटर से कब से पेन असेस होने लग गया, थर्मोमीटर से केवल और केवल असेस होता है तो वो क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर असेस होता है। इससे ये पता चल गया कि पहला तो है वो क्या है आपका, गलत है। पहला क्या है, गलत है। ये से नो समझ में आ गई बात। चलिएगा अपन अगर बात करते हैं वोंग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है वोंग बेकर फेस पेन स्केल। आपको पता है कि बच्चा जो है, अगर बहुत छोटा बच्चा है, बहुत ही छोटा बच्चा है, आपको पता है कि वो एजुकेटेड तो है नहीं, एजुकेटेड नहीं है, तो उसके अंदर यही स्केल फेस को एनालिसिस किया जाता है। फेस को देख के आपको आइडिया लगाया जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के फेस आपको बना दिए जाएंगे स्क्रीन पे, जिसमें से आपको ये पता चलेगा कि उसको किस टाइप का पेन हो रहा है, कितना सीवियर टाइप का पेन हो रहा है। ये सेनो इसमें बच्चा अलग अलग प्रकार के फेस बनाते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये है और ये बच्चे की आईज हैं, और ये क्या बना दिया मैंने बच्चों स्माइली बना दिया। क्या बना दिया मैंने, ये क्या बतानी है मैंने, ये आपका बना दिया मैंने स्माइली, लेकिन ये उल्टा बन गया, ये बन गया आपका प्यारा सा स्माइली। तो इसका मतलब इसी एकदम बढ़िया जो स्माइल कर रहा है, इससे ये इंडिकेट होता है नो पेन, कि इसको किसी भी प्रकार का कोई पेन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई पेन नहीं हो रहा। लेकिन अगर इसकी स्माइल थोड़ी सी हल्की पड़ गई, इसकी स्माइल थोड़ी सी छोटी पड़ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको माइल्ड प्रकार का पेन हो रहा है। कैसे प्रकार का, माइल्ड प्रकार। अगर इसकी स्माइल और भी छोटी पड़ गई तो ये मानेंगे कि अपन मॉडरेट प्रकार का पेन हो रहा है। कौन से प्रकार का, मॉडरेट प्रकार का वहां पे पेन हो रहा है। ये से अनु समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं कि इसको बहुत ही सीवियर पेन होता है। अगर इसको बहुत ही सीवियर पेन होता है प्यारे बच्चों, बहुत ही सीवियर पेन होता है आपको, तो आपको पता है फिर ये स्माइली है, ये उल्टा मुंह बन जाता है, और इससे भी ज्यादा होता है तो फिर आंखों से आंसू ऐसे टपका दिए जाते हैं। ये वाली लोकेशन वहां पे, या फिर इस तरीके का डायग्राम वहां पे बना दिया जाता है कि आंखों से आंसू बह रहे हैं, इसका मतलब ये किस प्रकार का पेन है, सीवियर टाइप का पेन है। तो कहने का मतलब ये है कि वोंग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल है, वो चिल्ड्रेन के अंदर काम में ली जाती है। ये से वो चिल्ड्रेन के अंदर काम में ली जाती है। ये जो न्यूमेरिकल वाली है वो एडल्ट में काम में ली जाती है। एडल्ट में न्यूमेरिकल काम में ले जाता है, एडल्ट में न्यूमेरिकल काम में ले जाता है, और वो न्यूमेरिकल इसलिए काम में ले जाता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 से 10, क्योंकि एडल्ट क्या है, एजुकेटेड, वो आपको बता देगा मुझे 10% पेन हो रहा है, मुझे 20% पेन हो रहा है, मुझे 50% पेन हो रहा है, मुझे 40% पेन हो रहा है। ये से नो अगर मैं इसके अंदर माइल्ड पेन की बात करूं, वो कहेगा मुझे 30% पेन हो रहा है, तो 0 से 3 को किसके अंदर गिना जाएगा, माइल्ड के अंदर गिना जाएगा। 0 से 3 को किस में गिना जाएगा, माइल्ड में। 4 से 6 को मॉडरेट में गिना जाएगा।
4 से जो 6 है उसको मॉडरेट में गिना जाएगा, 7 से जो 10 है उसको सीवियर में गिना जाएगा। किस में गिना जाएगा? सीवियर में गिना जाएगा। किसको? 7 से 10 में सीवियर में गिना जाएगा माइल्ड पेन। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, जो माइल्ड पेन होता है ये, इसको अगर अपन डाइवर्जन देंगे, डाइवर्सनल थेरेपी देंगे तो ये पेन ठीक हो जाएगा। इसके अंदर आपको ओरल एनाल्जेसिक देनी पड़ेगी, यानी टेबलेट देनी पड़ेगी आपको डाइक्लोपेरा की, ये से नो, या फिर सीवियर पेन वाला है उसके अंदर आपको आईवी एनाल्जेसिक देना पड़ेगा, आईवी एनाल्जेसिक वहां पे देना पड़ेगा। ये तो था माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर का। तो जो न्यूमेरिकल वाला है वो एडल्ट में काम में देता है, न्यूमेरिकल वाला है वो किस में काम में लिया जाता है? एडल्ट में काम में लिया जाता है। उसी हिसाब से अगर ये फेस रेटिंग यहाँ पे काम में लो, जैसे बहुत अच्छी सी स्माइली है, पेन नहीं हो रहा है, इसको दे दिए 0, माइल्ड का हो रहा है 2 दे दिए, मॉडरेट का हो रहा है 4 दे दिया, और ये आपका मतलब सीवियर हो रहा है उसको 8 नंबर दे दिए। इसी हिसाब से अपन भी नंबरिंग देखे, अपन एक उसकी जो स्माइल है, उसका जो फेस है, उसको देख के उसकी जो नंबरिंग से अपन एक अनुमान लगा लेते हैं कि इस बच्चे को कौन से टाइप का पेन हो रहा है, माइल्ड टाइप का पेन हो रहा है, मॉडरेट टाइप का पेन हो रहा है। इतना आपको अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये तो मैं आपको समझाने के लिए, समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अन्यथा आपका काम की चीज इतनी है। वोंग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल इसमें काम में ली जाती है। न्यूमेरिकल है वो एडल्ट में काम में ली जाती है। 2 ही क्वेश्चन वहां पे आते हैं, दोनों क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं। चलिए, कह रहा है थ्योरी, इस थ्योरी के अंदर भैया सेल्फ केयर की थ्योरी किसने दी थी? पेशेंट खुद का काम खुद करे, ऐसा किसने कहा था? सेल्फ केयर की थ्योरी किसने दी थी? बोलो साहब। बाके बिहारी लाल की जय। नाइटिंगेल नहीं साहब, नाइटिंगेल ने तो यार, नाइटिंगेल ने तो ऐसा नहीं किया था। नाइटिंगेल ने तो इन्वायरमेंट की, नाइटिंगेल ने तो इन्वायरमेंट की बात करी थी। तो इसका मतलब नाइटिंगेल ने कौन सी थ्योरी दी थी? इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी। इसने हमेशा साफ सफाई की बात करी थी। किसकी बात करी थी? इन्वायरमेंट को साफ रखें, वातावरण को साफ रखें, ये सारी बात करी थी किसने? नाइटिंगेल ने तो साहब इसकी बात करी थी। ये तो अपने को समझ में आ गया। ये सियानो नाइटिंगेल ने इन्वायरमेंट का ध्यान रखने के लिए आपको कहा था। ये सियानो की अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए इन्वायरमेंट में। क्या क्या होनी चाहिए? अच्छी लाइटिंग वहां पे होनी चाहिए। दूसरी बात, अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए। नाइटिंगेल ने जो बताया था, अच्छा खान पान, अच्छी लाइटिंग, शुद्ध वातावरण, शुद्ध वाटर, इन चीजों के बारे में जो बात करी थी वो अपनी कौन थी? नाइटिंगेल थी। ये सेनो। और जो सेल्फ केयर के बारे में बताया था प्यारे बच्चों, वो आपका ओम्स थ्योरी है, वो आपकी OREMS ओम्स थ्योरी ने किसके बारे में बताया था? सेल्फ केयर के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था? आपका ओम्स थ्योरी ने सेल्फ केयर के बारे में बताया था। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, आपका जो पेपलेव है, आपका जो पेपलेव है, इसने IPR थ्योरी बताई थी। कौन सी? आपकी जो IPR के बारे में, IPR जो थ्योरी दी थी वो आपकी पेपलेव ने दी थी। IPR की जो थ्योरी दी थी वो आपकी पेपलेव ने दी थी प्यारे बच्चों। IPR की थ्योरी दी थी वो आपकी पेपलेव ने दी थी। और आपकी मेडिलिन लेलिंजर थ्योरी, ये से नो, मेडिलिन लेलिंजर थ्योरी जो है, इसका जो आपको पता है ओम्स थ्योरी नाम है, मेडिलिन लेलिंजर जो थ्योरी है उसने क्या बताया था? उसने बताया था आपका ट्रांस कल्चरल थ्योरी। ट्रांस कल्चरल थ्योरी, ट्रांस कल्चरल जो थ्योरी दी थी वो दी थी आपकी मेडिलिन लेलिंजर ने दी थी। ट्रांस कल्चरल थ्योरी दी थी इसने आपको। ट्रांस कल्चरल थ्योरी इसने दी थी कि हर एक के कल्चर का रेस्पेक्ट करें, हर एक के कल्चर का रेस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि ये काम मैं करूं तो ही होगा, इस पेशेंट की सेवा मैंने करी इसलिए ये बच गया, नहीं। हर किसी के कल्चरल की, हर किसी के कल्चरल का क्या करें प्यारे बच्चों? रेस्पेक्ट करें। और किसी के कल्चरल में कोई अच्छी चीज है तो उसको क्या करें? अडॉप्ट करें। उसको क्या करें? अडॉप्ट करें। इसको बोलेंगे ट्रांस कल्चरल थ्योरी। ये शनो, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस कल्चरल थ्योरी। चलिएगा, अब एक बार और आपको बता, नाइटिंगेल ने इन्वायरमेंट थ्योरी दी थी, सेल्फ केयर थ्योरी ओम्स थ्योरी ने दी थी।
सेल्फ वाली है वो किसने दी, ओम्स ने दी थी। दूसरी बात जो पेपलव है उसने आईपीआर के बारे में बताया था, आईपीआर की थ्योरी दी थी। और आपके पता है कि मेडेलिन लेलेंजर ने है वो आपकी ट्रांस कल्चरल थ्योरी के बारे में बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपने देख लिया होगा। ओम्स थ्योरी जो है उसने सेल्फ केयर के बारे में बताया था। यस या नो? चलिएगा। मस्ट बी यूज फॉर डिस्कार्डिंग ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इन हॉस्पिटल। क्या कह रहा है? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जो है वो किस में जाएगा? राइट आंसर इज येलो। करेक्ट आंसर इज येलो के अंदर जो ह्यूमन जो वेस्ट है वो किस में जाएगा? येलो कलर में जाएगा। यस या नो? किस में जाएगा? येलो कलर में जाएगा। ब्लैक या जो ग्रीन जो होता है, ब्लैक या जो ग्रीन होता है बायोमेडिकल वेस्ट का पार्ट नहीं होता। ये क्या होता है? जनरल वेस्ट होता है। कौन सा होता है? जनरल वेस्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, हल्के में नहीं लेना है। जनरल वेस्ट में अंदर आ जाता है, तो ये बायोमेडिकल वेस्ट का पार्ट नहीं है। ये बायोमेडिकल वार्ड नहीं। अब इसके अंदर गोज पीस, आपको पता है इस येलो के अंदर, आपको पता है इस गोज पीसेज इसके अंदर जाएंगी ड्रेसिंग। ये दोनों किसके अंदर होनी चाहिए? विथ ब्लड। अगर ये गोज पीस वगैरह है, ड्रेसिंग वगैरह है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ब्लड लगा हुआ है, तो इसमें किस में जाएगी? येलो में जाएगी। या अपन बात कर लो बैंडेज, एक ही बात है। या अपन बात कर लो बैंडेज, तो ये किसके अंदर जाएंगी? सारी येलो के अंदर। अभी तक येलो की बात चल रही है, नो समझ गए? एक्सपायरी मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक ड्रग, एक्सपायरी मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक ड्रग। एक्सपायरी मेडिसिन है, साइटोटॉक्सिक ड्रग है। यस या नो? एक्सपायरी मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक ड्रग। यस या नो? ब्लड बैग, क्या बच्चों? ब्लड बैग। आपको पता है ब्लड बैग जो है वो येलो में जाएगा, लेकिन जो बीटी सेट है वो रेड में जाएगा। जो बीटी सेट है वो किस में जाएगा? रेड में जाएगा। टोटल बॉडी सिक्रेशन, टोटल बॉडी सिक्रेशन, ये भी किस में जाएंगे? येलो में जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये सारी चीजें किसके लिए थी? येलो के लिए थी। ये आपका गया डाइपर। अरे भाई डाइपर किस में जाएगा? वो भी आपका किस में जाएगा? येलो में जाएगा। समझ में आ गई बात? पहला जो था वो हो गया आपका। दूसरा, अगर अपन रेड की बात करते हैं, किसकी बात करें प्यारे बच्चों? अगर अपन रेड की बात करते हैं तो रेड के अंदर आपको पता होना चाहिए, रेड के अंदर आपको पता होना चाहिए बीटी सेट। बीटी सेट वैसे याद रखने के लिए बताऊं मैं आपको, तो आप ये लिख लीजिएगा प्लास्टिक आइटम। प्लास्टिक आइटम्स, जितने भी प्रकार के प्लास्टिक के जो आइटम्स है वो सारे इसके अंदर जाएंगे। यस या नो? जैसे आईवी सेट है, जैसे आईवी सेट है, बीटी सेट है। जैसे आपका आईवी सेट है, बीटी सेट है, कैथेटर है, कैनुला है। जैसे एनएस की बोतल है, आरएल की बोतल है, डीएनएस की बोतल है, डी5 की बोतल है। किसी भी प्रकार की प्लास्टिक की जो खाली बोतलें वो सारी किसके अंदर जाएंगी? रेड के अंदर जाएंगी। यस या नो? जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूरो बैग, ये भी किस में जाएगा? इसके अंदर जाएगा। समझ में आ गई बात? ये हो गई थी बात। तीसरा बच गया है ब्लू। तीसरा क्या बच गया प्यारे बच्चों? ब्लू बच गया आपका, ब्लू बच गया। क्योंकि फोर्थ वन तो आपको पता है बायोमेडिकल के अंदर आता ही नहीं है। इसके अंदर सारे इम्प्लांट्स जाएंगे, इसके अंदर सारे इम्प्लांट्स जाएंगे, ग्लासेस जाएंगे। ये सारे किसके अंदर जाएंगे? ब्लू के अंदर जाएंगे। तो ये आपको बहुत सारे बायोमेडिकल वेस्ट याद हो जाने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 से आपको सारे प्रकार के बायोमेडिकल वेस्ट किस कौन कौन सी चीजें किस किस के अंदर जाएंगी, ये सारी चीजें आपके सामने होनी चाहिए। बस ये ध्यान रखना येलो के अंदर, ध्यान रखना येलो के अंदर कि ब्लड का जो बैग है, ब्लड का बैग जो है वो येलो में जाएगा। लेकिन वहीं अगर बीटी सेट आ जाए, आप सोचो कि वो भी रेड में जाएगा, नहीं, बीटी सेट किस में जाएगा? रेड में जाएगा। और जो ब्लड बैग है वो किस में जाएगा? येलो में जाएगा। ये ध्यान रखना। दोनों आप सोचो एक साथ ही कनेक्टेड हैं, नहीं, बीटी सेट को हमेशा रेड में फेंकना है, लेकिन ब्लड जो बैग है उसको किस में फेंकना है? येलो में फेंकना है। यस या नो? चलिए लास्ट 9वां क्वेश्चन है बच्चों।
कह रहा है कि ए नर्स है प्रिपेयरिंग टू गिव बाथ एडमिट पेशेंट विथ पेरिनियल प्रॉब्लम। देखिए पेरिनियल प्रॉब्लम का जो पेशेंट है उसको पेरिनियल बाथ दे रही है, उसकी प्रिपरेशन कर रही है, यस या नो? तो आपको पता है, आपको पता है कि किस प्रकार का क्या हेल्प कर रही है पेशेंट की, या पेशेंट की क्या हेल्प कर रही है? क्या पेशेंट को बेड बाथ दे रही है? नहीं, पेशेंट को बेड बाथ नहीं देती है बच्चों, पेशेंट को बेड बाथ नहीं देते हैं। बेड बाथ का मतलब होता है, बेड बाथ आपको पता है बेड बाथ किसको दिया जाता है? अगर जो पेशेंट पैरालिसिस का पेशेंट है, जो पैरालिसिस का जो पेशेंट है उसको बेड बाथ दिया जाता है। लेकिन पेरिनियम जो एरिया है वहां पे किसी प्रकार की स्वेलिंग है, हेमरोइड्स कोई दिक्कत है, तो उसको ठीक करने के लिए अगर वहां पे जैसे पेरिनियल एरिया में हेमरोइड्स वगैरह है, वहां पे उसको पेरिनियल बाथ देते हैं, जिसको सीड्स बाथ भी बोला जाता है। जिसके वहां पे पेरिनियल बाथ अगर अपन देते हैं, इससे वेजोडाइलेशन होगा, वेजोडाइलेशन होने से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो यानी कि वो ट्रीटमेंट है एक तरीके से, वो किसी चीज का सॉल्यूशन है तो उसको थेराप्यूटिक बात बोलते हैं। ये जो नर्स कौन सा बात दे रही है, ये वो वो है वो थेराप्यूटिक बात दे रही है। कौन सा पर बात दे रही है? थेराप्यूटिक बात दे रही है। ये ना सेल बात विद मिनिमम है, नहीं साहब ये भी नहीं है। तो आपको बेड बात तो किसको दिया जाता है? पैरालिसिस को। ये जो पेरिनियम वाले एरिया में जो बात दिया जाता है थेराप्यूटिक बात के नाम से जाना जाता है। ये से नो समझ में आ गई? एक क्वेश्चन इसके साथ में बात कर लेते हैं, सीड्स बात। ये से नो सीड्स बात का जो क्वेश्चन है ये भी पेरिनियल एरिया में दिया जाता है। सीड्स बात इसका टेम्परेचर जो है, इसका जो टेम्परेचर है प्यारे बच्चों बहुत बार आता है 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 110 से 115 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो टेम्परेचर है, वो सीड्स बात का है। अगर इसके टाइमिंग की बात करें, अगर अपन इसके टाइमिंग की बात करें 10 to 15 मिनट, 10 to 15 मिनट है वो सीड्स बात का क्या रहेगा? आपका टाइमिंग रहेगा 10 टू इससे आपको पता है ये से नो ये हेमरोइड्स वगैरह के अंदर देते हैं। ये किसके अंदर देते हैं? हेमरोइड्स, ये हेमरोइड्स में देते हैं। और आप ये चीज ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन बार बार आता है, अगर आप सीड्स बात दे रहे हैं, अगर आप सीड्स बात दे रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर आप सीड्स बात दे रहे हैं, अगर आप सीड्स बात दे रहे हैं तो सीड्स बात के अंदर क्या मिलाते हैं? वहां पे बिटाडीन, बिटाडीन जिसको आप पोइडिन आयोडीन के नाम से जानते हैं, जिसको आप पोइडिन आयोडीन के नाम से जानते हैं। बिटाडीन है वो कौन से वाला? 5% वाला। 5% बिटाडीन है वो सॉल्यूशन के अंदर आप काम में लेते हैं। 5% बिटाडीन है वो इसके अंदर काम में लेते हैं। ये से नो और जो भी बिटाडीन काम में ले, जैसे कहीं भी सर्जरी में, जैसे कोई सर्जरी में जो बिटाडीन काम में लेनी है, किसी भी सर्जिकल इंसिजन वगैरह कहीं सर्जरी में और कहीं मतलब सीड्स बात के अलावा जो अगर कोई सर्जिकल काम कर रहे हैं उसमें बिटाडीन लेते हैं तो वो बिटाडीन 10% वाली होती है। ये ध्यान रखना, वो जो बिटाडीन है वो कैसी होती है बच्चों? 10%। ये से नो सर्जिकल प्रोसीजर जो भी होता है उसके अंदर 10% बिटाडीन है वो काम में लिया जाता है। यहाँ पे 5% बिटाडीन काम में लेते हैं। कहते हैं सीड्स बात के अंदर और क्या मिलाते हैं? तो सीड्स बात के अंदर आपको वहां पे बिटाडीन आप वहां पे मिलाते हो। सीड्स बात में क्या मिलाते हो? वहां पे बिटाडीन आप वहां पे मिलाते हो। चलिए WHO हैंड वॉशिंग, ये कह रहा है कि WHO जो हैंड वॉशिंग टाइम विद सोप, कह रहा है कि उसका टाइमिंग कितना बताया हैंड वॉशिंग का सोप के साथ में? जो राइट आंसर जाएगा वो 40 to 60 सेकेंड। क्या जाएगा? 40 to 60। बेस्ट मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, पहला क्वेश्चन आ जाए, पहला क्वेश्चन आ जाए, बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, बेस्ट मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, इसका राइट आंसर जाएगा हैंड वॉशिंग। ये सुन लेना, बेस्ट मेथड का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा बच्चों? हैंड वॉशिंग इसका राइट आंसर जाएगा। दूसरी चीज सुन लेना, दूसरी चीज सुन लेना, 20 से 30 सेकंड के लिए क्या होता है? फ्रिक्शन। जो आपका फ्रिक्शन होता है वो 20 से 30 सेकंड के लिए होता है। जितनी बार इसको आप स्टार लगाएं, जितनी बार आप इसको स्टार लगाएं उतनी बार आप लगा सकते हैं कि फ्रिक्शन का टाइमिंग कितना होता है, फ्रिक्शन मिनिमम कितना करना चाहिए आपको? 20 से 30 सेकंड में काम में दो। और आपको पता है फ्रिक्शन के लिए अपन वहां पे क्या काम में लेते हैं? सोप काम में लेते हैं। फ्रिक्शन के लिए आप वहां पे आपको पता है कि सोप काम में लेते हैं। यस या नो? सोप का क्या काम है? सरफेस टेंशन को कम करता है। क्या बच्चों? सरफेस टेंशन को कम करता है। सरफेस टेंशन को कम करेगा तो सरफेस एरिया
पास पास में आएंगे, ये से नो। तो ये हर एक क्वेश्चन है, आप ये मत सोचो कि भाई मैं बताऊं फ्रिक्शन में, हैंड वॉशिंग के फ्रिक्शन में, सॉल्यूशन में क्या काम में लेता है, ये क्वेश्चन है अपने आप में कि वहां पे सोप काम में लेता है। सोप का क्या फंक्शन है, सरफेस टेंशन को कम करता है। क्या करता है बेटा, सरफेस टेंशन को कम करता है। समझ में आ गई बात। अगर अपन यहाँ पे हैंड वॉशिंग की बात आ गई, आपको हैंड वॉशिंग की बात, इसका तो जो मतलब राइट आंसर मैंने बता दिया 40 से 60 सेकंड। एक होता है मेडिकल हैंड वॉशिंग, कौन सी होती है बच्चों, मेडिकल हैंड वॉशिंग, समझ में आ गई। दूसरी होती है सर्जिकल हैंड वॉशिंग, दूसरी आ गई आपकी कैसी, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। समझ में आ गई बात। पहली आपकी मेडिकल हैंड वॉशिंग, दूसरी आ गई सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है। मेडिकल जो हैंड वॉशिंग है उसका टाइमिंग होता है बेटा 2 मिनट। कैसा होता है, 2 मिनट इसका टाइमिंग होता है। और इसका होता है 3 to 5 मिनट, 3 to 5 मिनट। अगर एक ही वर्ड में बात करें तो 5 मिनट वाला है इसका राइट आंसर होगा। तो जो मेडिकल हैंड वॉशिंग है, जो मेडिकल आपकी जो हैंड वॉशिंग है वो आपको पता है एल्बो टू रिस्ट, एल्बो टू रिस्ट। यानी जो नॉर्मली अपन जैसे हैंड वॉशिंग करते हैं ना, वो ऐसे हाथ नहीं धोते अपन, एल्बो टू रिस्ट ये से। लेकिन जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग है वो रिस्ट टू एल्बो, रिस्ट टू एल्बो। ये से सर्जिकल है वो कैसी होगी, रिस्ट टू एल्बो, जो 3 से 5 मिनट के लिए होती है। समझ में आ गई। ये हैंड वॉशिंग का जो क्वेश्चन था लास्ट, इसके बारे में एक बात है, कभी WHO के अलावा वो कह रहा है कि सोप के साथ में हैंड वॉशिंग 40 से 60 सेकंड इसका राइट आंसर है। बेस्ट मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन अगर कोई भी आता है तो उसका आंसर होता है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग क्या है, बेस्ट मेथड है डिसइंफेक्शन का। दूसरी बात, फ्रिक्शन कितने टाइम के लिए किया जाता है, 20 से 30 सेकंड के लिए आपका फ्रिक्शन किया जाएगा। फ्रिक्शन में क्या काम में लेते हैं, सोप वहां पे काम में लेते हैं। सोप क्या करता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। मेडिकल हैंड वॉशिंग 2 मिनट के लिए किया जाता है, एल्बो टू रिस्ट वहां पे होता है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग 3 to 5 मिनट किया जाता है। एक ही वर्ड में बात करें 5 मिनट इसका राइट आंसर होता है, और वो रिस्ट टू एल्बो होता है। यस या नो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से नए के साथ में जुड़े रहें, मेहनत करते रहें, आपकी मेहनत कभी भी जाया नहीं जाएगी। धन्यवाद।